लास्ट 3 वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था वर्क और टाइप्स ऑफ वर्क की बात की थी, ठीक है। वर्क डन की बात की थी, टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात की थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क। अब हम लोग बात करने वाले थे इस वीडियो में एनर्जी के बारे में। तो आपका क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 11 और हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में एनर्जी की, ठीक है। तो हम हेडिंग लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, तो सबसे पहले जनरल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि एनर्जी क्या होता है, एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। भाई हम बहुत देर तक जब काम करते हैं, कोई भी काम बहुत देर तक अगर करते रहे तो क्या होता है कि हम थक जाते हैं। तो थक जाते हैं यानी हमें कुछ ऐसा लगता है हमारे अंदर कुछ कम हो गया है, कुछ हमारे अंदर से रिमूव हो गया है। वही चीज एनर्जी है। वही चीज क्या है? एनर्जी। तो सिंपल डेफिनेशन हो गया एक। भाई आप बहुत देर तक काम करते रहो, बहुत देर तक अगर कोई काम करता रहे, कोई भी चीज हो, उससे अगर आप बहुत देर तक काम लो या खुद बहुत देर तक काम करो तो फिर क्या करो, एक थकान आने लगती है। ऐसा लगता है कुछ रिमूव हो गया हमारे अंदर से, कोई चीज ऐसी थी जो रिमूव हो चुकी है, उसकी हमें जरूरत है फिर से, ठीक है। तो यानी वही चीज एनर्जी होती है। तो काम करने के बाद बोलते ना, अरे यार एनर्जी नहीं बची यार, है ना। बोलते बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हैं यार, काफी एनर्जी लॉस हो गई, कहीं से दौड़ के आए बहुत एनर्जी लॉस हो, कुछ काम करके आए बहुत एनर्जी लॉस हो। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी की बात करते हैं हम लोग, तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम लोग बोले, फिजिक्स में अगर हम बोले तो इन फिजिक्स द कैपेसिटी और एबिलिटी the capacity or ability of a body, the capacity or ability of a body to do the work is called as energy, of a body. सिंपल सा है ना कि किसी भी बॉडी में कितनी एनर्जी हम कैसे पता लगाएंगे, वो कितना काम कर सकता है, ठीक है। जैसे हमने मान लिया पहले डेफिनेशन बात समझ में आई ना, द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू द वर्क। किसी भी बॉडी के काम करने की क्षमता कितनी है, उस बॉडी में उतनी एनर्जी होती है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा काम करेगा। इसका मतलब हम और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, इफ अ बॉडी हैव मोर एनर्जी, अगर उसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी किसी बॉडी के पास, किसी ऑब्जेक्ट के पास, इफ अ बॉडी हैव मोर एनर्जी देन the body perform more work done. क्लियर? इसका उल्टा भी आप बोल सकते हो कि अगर बॉडी के पास एनर्जी कम है तो वो कम काम करेगा, बॉडी के पास एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा काम करेगा। सिंपल सा एकदम, बिल्कुल आराम से समझते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने दो बात की। पहली बात ध्यान से पढ़ के आप लोग देख ले, माइंड में बैठा लीजिए, क्या कि किसी भी बॉडी की काम करने की क्षमता जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी बोलते हैं। तो किसी बॉडी के पास एनर्जी जितना ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा काम करेगा। उसका उल्टा आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉडी ज्यादा काम कर रहा है, दो बॉडी है, एक ज्यादा काम किया, एक का मतलब जो जिसने ज्यादा काम किया उसके पास क्या था? ज्यादा एनर्जी था, उसके पास क्या था? ज्यादा एनर्जी था। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एनर्जी इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। इसकी कुछ क्वांटिटी निकल गया था ना कि कितनी एनर्जी है। एनर्जी इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। जो वर्क डन है वही तो एनर्जी हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो वर्क डन ही एनर्जी है। आपने जितना काम किया है ना, तो एनर्जी कहां पे? वर्क डन के फॉर्म में लॉस हो गई। एनर्जी जो थी आपका वर्क डन के फॉर्म में लॉस हो गई, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि चेंज इन एनर्जी ही वर्क होता है, चेंज इन एनर्जी ही वर्क होता है। ये बात बहुत ध्यान से सुन लो अभी, ये वाली बात कि वर्क ही एनर्जी होता है। क्लियर? तो ध्यान से देखना, इन फिजिक्स द कैपेसिटी और एबिलिटी
ऑफ अ बॉडी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो हमने क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट कि एनर्जी इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड transferred into an object। सिंपल सी बात है। जैसे मान लिया हमने अगर यहाँ पर एक ब्लॉक लगाया और यहाँ से अगर कोई बच्चा सपोज करो कि इस ब्लॉक को धक्का दे रहा है ऐसे, तो उसने वर्क डन किया, मतलब उसने एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर दी कहाँ, इस ब्लॉक में एनर्जी ट्रांसफर कर दी। लेकिन ये मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हुई। कैसे एनर्जी ट्रांसफर हुई है? मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हुई है ना भाई। किसी चीज को तुम धक्का दोगे तो तुम थक जाओगे, धक्का देते देते तुम थक जाओगे, तुम्हारी एनर्जी कहाँ गई? सिंपल सी बात है। अगर आप समझें तो आपने क्या किया, ये छोटा सा डिस्टेंस है लेकिन हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं वो 200 मीटर। यहाँ पे छोटा सा लिख रहा है लेकिन आप लेट कर लो कि ये 200 मीटर डिस्टेंस है और आपने इस ब्लॉक को बेटा m मास के ब्लॉक को धक्का देते 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 यहाँ तक पहुंचा दिया 200 मीटर तक, तो आप थक जाओगे। हमने माना कि ये 50 kg का ब्लॉक था, 50 kg का ब्लॉक था, ठीक है, तो वो रहेगा तो अभी भी 50 kg का जब यहाँ पहुंच गया, लेकिन आप थक जाओगे ना वहां तक पहुंचाते पहुंचाते, इतने दूर धक्का लेके जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्यों आप थक गए? आपके अंदर एनर्जी की कमी आ गई, आपके अंदर से एनर्जी रिमूव हो गई। वो कहाँ किस फॉर्म में चली गई? वो काइनेटिक एनर्जी में, है ना। इस ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी देने में कन्वर्ट हो गई। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वो भी बात करेंगे। मोशन की वजह से जो एनर्जी आता है उसको काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे। और जब कोई बॉडी रेस्ट पर रहता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहती है। अभी इसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, आपने इसको फोर्स लगाया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। बात समझ में आई ना? वो कौन सी एनर्जी है डजंट मैटर, बस इतना समझो कि आपने जो वर्क डन किया वो एनर्जी में चला गया। मतलब आपका एनर्जी थी, जो आपके अंदर जितनी एनर्जी थी वो वर्क डन करने में चला गया। और वर्क डन करने में कहां से? इस ब्लॉक को यहां से यहां तक पहुंचा गया। तो वही बात लिखी हुई है, देखिए एनर्जी इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। कितनी एनर्जी हुई आप निकाल सकते हो यहां से, इसीलिए इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। कितनी एनर्जी खर्च हुई निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? मान लिया कि आपने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का और उसको 200 मीटर पहुंचाया, तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो। पिछले वीडियो में पढ़ाया था, जिसने वो वीडियो नहीं देखा बैक में जाके देख लेना, ठीक है। आप वहां पे टाइप करेंगे वर्क एंड एनर्जी 03/OP चौधरी, तो ये आ जाएगा F इंटू एस। एफ की वैल्यू कितना बेटा? 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने? 200 मीटर। तो कितना आ गया ये? 20,000। कितना आ जाएगा? 20,000 जूल, है ना। न्यूटन मीटर आएगा लेकिन न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, तो 20,000 जूल। तो यही एनर्जी हुई, है ना। एनर्जी का भी जो आपका यूनिट होता है वो जूल ही होता है। यही एनर्जी हुई। तो आपने इतनी एनर्जी लगाई, इसको यहां से वहां तक पहुंचाने। आज समझ में आई ना? इसीलिए लिखा गया है कि एनर्जी इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इनटू एन ऑब्जेक्ट। आपने क्या किया? अपने अंदर की एनर्जी ऑब्जेक्ट को वहां से वहां पहुंचाने में लगाया, मतलब ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? चलिए, यहां तक बात समझ में आती है ना? ठीक, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, हम रफ कर देते हैं फिर इसके आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अभी तक हम लोगों ने इसका डेफिनेशन पढ़ा कि एनर्जी होता क्या है। तो हमने क्या बोला कि एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू द वर्क, है ना। द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू द वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, क्लियर? इतनी बात की। अब एनर्जी किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमने क्या लिया, यहां पर एक हमने माना कोई भी एक बॉडी थी। अब आपने क्या किया, आपने यहां पे कुछ अरेंजमेंट किया ऐसा, ठीक है, इस टाइप से कोई अरेंजमेंट किया आपने, और आपने यहां पर लगाया एक छोटा सा बर्नर लगाया और इससे फ्लेम निकलेगा, आग निकलेगी। इसको जलाया आपने, जला दिया, ठीक है।
तो यहां से अब क्या होगा, इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। क्लियर? यानी क्या हुआ कि अब हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं किसके, बॉडी के अंदर। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं? हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है ना? तो बॉडी को हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे फॉर्म। जैसे हमने मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर किया था, अभी हम यहाँ पे हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। फैन लगा हुआ है, आप क्या करो, स्विच ऑन करो, फैन मोशन में आ जाता है, रोटेशन करने लगता है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी दी, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो उसको। फैन को आप कौन सी एनर्जी ट्रांसफर करते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करते हो। ठीक है? तो इसी तरह से हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। जैसे अभी हमने उसको धक्का दिया ब्लॉक को, तो मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर की। यहां पर हमने इस बॉडी को हीट कर दिया, तो हीट एनर्जी ट्रांसफर की। हमने फैन चलाया, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर की। ठीक है? तो एनर्जी इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी विच कैन बी ट्रांसफर्ड इन एनी ऑब्जेक्ट, क्लियर? ये भी एक डेफिनेशन हो गया आपका, ये भी एक डेफिनेशन हो गया कि एनर्जी इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर या फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। दोनों चीज बोल सकते हैं, फिर से सुनो, हमने क्या बोला, लिख लो। क्या लिखोगे कि एनर्जी इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म और ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हमारे अंदर एनर्जी थी, हमने किसी और के अंदर। ठीक है? चलिए अभी हम लोग बात करते हैं फिर नेक्स्ट। ये तो हमारी बात हुई कि एनर्जी की, ठीक है, एनर्जी का। अभी हम लोग इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? जैसे वर्क के यूनिट था, वही एनर्जी का भी होता है। और क्यों होता है, जो हमने आपको बताया, क्योंकि जो काम करने की एबिलिटी होती है उसी को एनर्जी बोलते हैं। ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ, है ना, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है इसकी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। दूसरी बात हम लोग करेंगे सीजीएस। अच्छा, ये सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली यूनिट। तो सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ग, ERG हमने आपको शायद बताया भी था कि जो 1 जूल होता है, 1 जूल वो 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल होता है? 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। क्लियर? यहां तक बात समझ में आती है आप लोगों को? ठीक है, आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं हम लोग। तो ये तो बात हुई हमारी एनर्जी की। ठीक है, कि 1 जूल किसके इक्वल होता है? तो 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। अच्छा, एनर्जी के और भी फॉर्म्स होते हैं, एनर्जी के और भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे हम लोग अदर यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं आप, अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है? तो एक यूनिट इसका होता है किलोवाट आवर। इसको कैसे लिखा जाता है? ऐसे, KWH, किलोवाट आवर। ये क्या लिखा हुआ, KWH का मतलब किलोवाट आवर। ये क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रिकल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर क्या है बेटा? इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आवर क्या है? इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर? बात समझ में आ रही ना? इसको कॉमर्शियल यूनिट भी बोला जाता है। आप कहीं लिख लेना, यहीं पे नीचे लिख लेना, कॉमर्शियल यूनिट भी बोला जाता है। कौन सा? कॉमर्शियल यूनिट। ठीक है? तो किलोवाट आवर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल यूनिट्स ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट आवर अगर हम निकालें, यहां पे अगर हम लिखें 1 किलोवाट आवर की वैल्यू, तो कैसे निकालोगे? देखो, बहुत सिंपल है। 1 किलो को 1000 बोला जाता है ना, तो 1000 लिख लो। वॉट को वॉट ही रहने दो, वॉट को हम क्या करते हैं? वॉट ही रहने देते हैं। ठीक है?
वॉट को वॉट रहने दिया हम लोगों ने, तो 1 किलोवाट, किलोवाट को हमने 1000 वाट लिख लिया। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है 1 किलोवाट, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट कितने वाट के इक्वल होता है, 1000 वाट के इक्वल होता है, तो वही तो लिखा 1 किलोवाट। अच्छा हावर बचा, हावर में कितने सेकंड होंगे भाई साहब, 60 इंटू 60 सेकेंड। भाई 60 मिनट 60 सेकेंड, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, और ऑल्सो वी कैन से दैट कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 वाट को बाद में लिख लेंगे, इंटू 3600, यहाँ पे सेकेंड आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया वॉट सेकेंड। ये क्या आ गया वॉट, डब्ल्यू क्या है, वॉट है, वॉट सेकेंड। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए कितनी बार जीरो है, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 36 इंटू 10 टू द पावर 5 है ना, 5 जीरो है ना, तो 5 यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे वॉट सेकेंड, ये जो बेटा वॉट सेकेंड होता है ना, वॉट सेकेंड। ठीक है, इसको हम जूल बोलते हैं, वॉट सेकेंड को क्या बोलते हैं, जूल। वॉट सेकंड को क्या बोला जाता है, जूल। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एक पॉइंट इधर लाओगे तो यहाँ 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3.6 इंटू, तो यहाँ पे पावर एक इंक्रीज हो जाएगा 10 टू द पावर 6 जूल, 10 टू द पावर 6 जूल, यानी 1 किलोवाट आवर इतने जूल के इक्वल होता है। तो कहीं पर लिख लेना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू कितनी होती है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। क्लियर, ये बात आपको अपने माइंड में बैठा के रखें। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी में हमने पहले यूनिट की बात की क्या, किलोवाट आवर। अब और आगे बात करते हैं, यहां तक नोट कीजिए, चलिए हटा देते हैं। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो जब आपके स्कूल में एग्जाम होंगे तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, और नोट्स आपके पास बने हुए रहेंगे तो आप तुरंत अपना थोड़ा बहुत कुछ भूल रहे हो तो रिवाइज करने के लिए 2 मिनट आपको लगेगा, ऐसा आप पेज पलट के देख सकते हो कि हमने क्या नोट किया, क्या नोट्स बनाए। ठीक है, अपने हिसाब से जो पॉइंट आपको वैल्यूएबल लगे उसको नोट किया करो, प्रॉपर नोट बनाओ। जब वीडियो देखने बैठो तो एक कॉपी पेन लेके बैठो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे, किलोवाट आवर की बात की थी। दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरी जो एनर्जी है उसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की थी, अब किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी जो होता है इसको हम लोग कैलोरी में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कैलोरी। कैलोरी क्या है, हीट एनर्जी की यूनिट है कैलोरी, और इसी को लिखा जाता है किलो कैलोरी, कैलोरी और किलो कैलोरी। ठीक है, तो वही बात है। ठीक है कि भाई अगर हम लिखेंगे यहाँ पे कि 1 किलो कैलोरी, ऐसे लिखा जाता है CAL, कैलोरी को सिर्फ CAL से लिखा जाता है। कैलोरी कैसे लिखा जाता है, CAL, और K मतलब किलो, तो 1 किलो कैलोरी। आप रैपर वगैरह देखेंगे ना, जो आपके पास रैपर वगैरह मिलता है, जैसे आपने कुरकुरे खाया, आपने मैगी बना के खाई, उसमें देखोगे छोटा छोटा लिखा रहता कि इसमें कितनी चीजें कितनी कैलोरी में ऐड की गई हैं। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी जो होता है वो 1000 कैलोरी के इक्वल होता है। दूसरी बात एक और, दूसरी बात क्या है कि जो 1 कैलोरी होता है, किलो कैलोरी नहीं, 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है, 4.18 जूल के इक्वल होता है। अच्छा, इसी को हम अप्रॉक्स करके ऐसा लिख सकते हैं, 4.18 को कभी कभी 2 लिख लिया जाता है। ठीक है, इतना जूल, तो 1 कैलोरी 4.2 जूल के इक्वल होता है। 1 कैलोरी 4.2 जूल के इक्वल होता है। ठीक है, इतनी बात आप अपने माइंड में बैठा के रखें। ठीक है, तीसरा एक लास्ट बात कर लेते हैं। हमने क्या बात की, सबसे पहले कि एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, जूल। ठीक है, या फिर ऐसा सीजीएस यूनिट अर्ग, 1 जूल 10 टू द पावर 7 अर्ग के इक्वल होता है। फिर हमने क्या बात की, अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी।
अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, तो अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं, किलोवाट आवर में। 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। दूसरी हमने बात की हीट एनर्जी के बारे में। हीट एनर्जी की यूनिट क्या होती है, कैलोरी। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब यहां पर नेक्स्ट बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी। क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यूनिट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ध्यान से समझते चलना, ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, है ना भाई। आगे चल के आपको कंपटीशन बीट करना है, 100% आप कंपटीशन में एनरोल करोगे, ठीक है। आप ओलंपियाड, एनटीएससी, है ना, या फिर केवीपीवाई, जब आगे की क्लासेस में जाओगे तो केवीपीवाई या फिर आगे की क्लासेस में जाके आप आईआईटी की तैयारी करोगे, नीट की प्रिपरेशन करोगे, सारी चीजें बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए, ठीक है। तो इस हमारी वीडियोस में सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आपके फाउंडेशन लेवल तक आपको लेके जाएंगी, तो इसीलिए सारी चीजें नोट किया करो, ध्यान से समझा करो, ठीक है। तो यूनिट्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी, तो एटॉमिक एनर्जी की जो यूनिट होती है बेटा, वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में, ईवी, स्मॉल ई और कैपिटल वी, स्मॉल ई और कैपिटल वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। ये पॉइंट आप नोट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ बात कर ली किसकी, यूनिट ऑफ एनर्जी। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे मेरे साथ, फिर से एक बार सब लोग कंसंट्रेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एनर्जी क्या होती है, तो हमने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाया कि जैसे कोई काम करते हुए थक जाता है तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। तो हमने क्या बोला कि एबिलिटी टू डू द वर्क। एक सेकेंड रुकना जरा, हाँ हम चेक कर रहे थे कि ये नीचे वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है, परफेक्ट दिख रहा है आपको, उतना सा दिख रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला बेटा, एबिलिटी और कैपेसिटी अ बॉडी, एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू द वर्क। किसी भी बॉडी के काम करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी क्या है, एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है, इसीलिए जिसको भी कैलकुलेट किया जा सके उसको क्वांटिटेटिव बोला जाता है। जिसके बारे में सिर्फ बात की जा सके, उसका कैलकुलेट ना किया जा सके, उसको हम लोग क्वालिटेटिव बोलते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या है, एनर्जी इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और ऑल्सो इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। फिर हमने क्या बात की, यूनिट ऑफ एनर्जी की बात की, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे नेक्स्ट, कि देखो ये एनर्जी की जरूरत तो होती है, लेकिन हर एक जगह पर अलग अलग फॉर्म में एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। हर एक फॉर्म में, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग को एनर्जी खाने से मिलती है, हम लोग खाना, ह्यूमन बीइंग की बात करें, ठीक है, तो हम लोग उसी में आते हैं भाई है ना। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग को एनर्जी कहां से मिलती है, फूड से मिलती है भाई। आदमी जब काम करते करते थक जाएगा तो उसको एनर्जी कहां से मिलेगी, उसको खाना खाना पड़ेगा, यानी फूड से मिलती है। सेकेंड, एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं अगर वो काम करते करते थक जाए या फिर उनको जब भूख लगे तो उनको भी कहाँ भाई, फूड से ही मिलती है, उनका भी फूड होता है। अब ये अलग है कि आपका फूड अलग, उनका फूड अलग, कुछ सेम भी होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ह्यूमन बीइंग को एनर्जी कहां से मिलती है, फूड से मिलती है। आदमी लोगों को एनर्जी कहां से, ह्यूमन बीइंग फूड से, एनिमल्स को फूड से ही मिलती है। तीसरी बात करें अगर हम मशीन्स, जो मशीन या ब्रैकेट में लिख लेना, मशीन को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लिया मशीन अपना कई फॉर्म में हो सकता है, इंजन बोल दिया हमने मशीन को, है ना, कोई इंजन है उसको भी मशीन बोलेंगे, कोई रोबोट है उसको भी मशीन बोलेंगे। तो इंजन को एनर्जी कहां से मिलती है, इंजन को एनर्जी कहां से मिलती है भाई, फ्यूल से मिलती है ना, फ्यूल। अब वो फ्यूल किसी भी टाइप का हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, वो फ्यूल क्या हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा, क्लियर, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, ठीक। तो मशीन्स को कहां से एनर्जी मिलती है बेटा, फ्यूल से मिलती है, ठीक है। इंजन जैसे हमने बोला, जैसे आपकी कार है तो चलते चलते रुक गई
मान लिया उसका फ्यूल खत्म हो गया तो वो फिर अब नहीं चलेगी, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी तुम किस फॉर्म में दोगे उसको? फ्यूल के फॉर्म में, यानी पेट्रोल या डीजल डालोगे। जैसा तुम्हारा इंजन है, पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल, डीजल इंजन है तो उल्टा नहीं डाल देना, ठीक है। तो फिर चलते चलते रुक गई, यानी उसकी एनर्जी खत्म हो गई, तो उसको एनर्जी कहां से दोगे? पेट्रोल या फिर डीजल डालो, उसमें फ्यूल डालो तो उसको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। फिर रोबोट, अच्छा रोबोट में थोड़ी ना पेट्रोल और डीजल डाल दोगे, भले ये मशीन है लेकिन इसको क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है चलने के लिए। भाई रोबोट के अंदर बैटरी लगी हुई होती है, कुछ पावर की बैटरी लगी हुई होती है, उसमें पावर स्टोर रहता है। जब तक उसका पावर रहता है तब तक रोबोट काम करता है। रोबोट के अगर वो डिस्चार्ज हो गया, उसका पावर खत्म हो गया तो रोबोट काम नहीं करेगा। क्लियर? तो वो इसीलिए उसको मशीन बोला गया है, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? मशीन बोला गया है। एक मशीन ही तो है भाई। मशीन क्या होता है? जब तक उसमें एक लिमिट होती है उसके काम करने की, हर एक मशीन की एक लिमिट होती है, उसको इफिशियंसी बोलते हैं। मशीन के कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं कि मशीन कितना काम करेगी उसको हम इफिशियंसी। 100% इफिशियंट कोई मशीन नहीं होता, कोई इंजन नहीं होता 100% इफिशियंट। जो जितना फ्यूल दो उतना पूरा पूरा काम में लगा दे, नहीं कुछ धुआं में निकल जाएगा, कुछ हीट एनर्जी, कुछ फ्रिक्शन करने में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा इंजन, कोई ऐसा मशीन नहीं बना है जो आपके लिए 100% इफिशियंट हो। क्लियर? चलिए दूसरी बात करते हैं। तो हम लोग मशीन, हमने बोला रोबोट और इंजन। तो इंजन में एनर्जी कहां से मिलती है? फ्यूल से। और मशीन में आपका रोबोट आता है, रोबोट को कहां से मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। इसका मतलब क्या प्रूव हुआ? इस बात का मतलब समझो बेटा, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, मतलब उसके अंदर जान हो या जान ना हो, बेजान हो, ठीक है, सबको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर उससे काम लेना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। आप जैसे कार आपका ट्रक है ना, ट्रेन, एरोप्लेन, इन सब की बात हम लोग कर रहे हैं। रोबोट, इन सब के अंदर जान नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन तब भी उनको एनर्जी देना पड़ेगा ना, तभी वो काम कर सकते हैं। इसका मतलब एनर्जी सबके लिए नेसेसरी है, लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने की एनर्जी की। तो आज ये छोटा सा ही सेशन होगा हम लोगों का एनर्जी पर। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं। तो ढेर सारे एनर्जी की बातें करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है बेटा, तो अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर?